हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, यानी कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको काफ़ी लोग टफ भी मानते हैं। इसके यूनिट सेकंड के बारे में, यानी कि आज हम इसकी यूनिट सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, इसकी जो यूनिट सेकंड है वो हमारी लेंदी है, क्योंकि उसमें आते हैं टोटल 3 चैप्टर। पहला हमारा आता है हीट ट्रांसफर, दूसरा हमारा आता है एवापोरेशन, तीसरा हमारा आता है डिस्टिलेशन। तो आज की जो हमारी ये वाली वीडियो होने वाली है इसमें हम टोटल पहला चैप्टर यानी कि हीट ट्रांसफर को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो 1 वीडियो शॉर्ट तो है, लेकिन हमारे सिर्फ एक चैप्टर के लिए है और इस एक चैप्टर में पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर आपके आंखों के सामने आ जाएगा, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। बाकी अब देखो, सेटअप वगैरह लग गया है तो बहुत कंफ्यूजिंग था। बच्चे कह रहे थे कि सर ऐसे ही पढ़ाओ जैसे ये नोट वगैरह चल रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे थे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाओ। तो हमने क्या किया, कंफ्यूजन को मिटाते हुए दोनों को मर्ज कर दिया। यहाँ पे आपको जितने भी नोट्स है वो दिखते रहेंगे और यहाँ पे हम आपको पूरा अच्छे से समझाते जाएंगे। बाकी अगर आपको ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे जो भी ये पीडीएफ होगी ये आपको मतलब ऐप के अंदर देखने को मिल ही जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हो। अभी आपको जो है बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा क्या कैसे होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ऑल द एट द एंड ये हमारा क्रैश कोर्स के अंदर है। तो भाई हमको ये भी देखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आएगा तो हमें कैसे क्या लिखना पड़ेगा। तो सिंपली हम बात करें, अगर ये हमारे जो 3 क्वेश्चन है ये हमारे हीट ट्रांसफर के अंदर बनते हैं और इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा आता है फूरियर्स लॉ के बारे में। तो जो भी फूरियर्स लॉ इसको हम आगे देख लेंगे। तो पहला हमारा फूरियर्स लॉ वाला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है हीट इंटरचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर्स के बारे में। तो इंटरचेंजर तो सिंपल हमारे 2 नंबर में डेफिनेशन वगैरह आती है। जो मेन हमारा है वो है हमारा एक्सचेंजर्स के ऊपर, और एक्सचेंजर में अभी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है 2,4 शेल एंड ट्यूब वाला। तो शेल एंड ट्यूब वाला जो भी हमारा एक्सचेंजर होगा उसको हम अच्छे से पकड़ के यहाँ पे समझ लेंगे। और थर्ड हमारा एकदम कॉमन क्वेश्चन कभी बार बन जाता है, वैसे मोस्टली नहीं आता, वो हमारा है एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि जो नॉर्मली हमारी हीट ट्रांसफर चल रही है उसके क्या क्या एप्लीकेशन है और क्या क्या मैकेनिज्म रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके तीनों, मतलब पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे इस पूरे हीट ट्रांसफर के बारे में, और उसके बाद क्या करेंगे एक एक करके हम पूरा समझने वाले हैं कि अच्छे से क्या कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले चैप्टर हीट ट्रांसफर के बारे में। अब जो हीट ट्रांसफर है ना, इसमें हमारे 2 वर्ड आते हैं, आपको दिख रहे होंगे। एक हमारा आता है हीट और एक हमारा आता है ट्रांसफर। तो पहले ना हम इस ट्रांसफर को समझते हैं, देन हम हीट के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा कंसेप्ट अलग हो जाएगा बाद में। तो ट्रांसफर एक्चुअल में क्या है, अगर हम सिंपल एक एग्जांपल से समझे, मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 कमरे हैं। एक मेरे पास ये कमरा हो गया, एक मेरे पास ये कमरा हो गया, ठीक है। अब ये जो कमरा है ये हमारा गेस्ट रूम है, जिसमें नए नए गेस्ट वगैरह कोई भी मिलने आता है सब यही रुकते हैं। अब इस वाले रूम में क्या है कि मान लो मेरे पास एक सोफा पड़ा हुआ था, ये सोफा आपको दिख रहा होगा। अब क्या हो गया, ये सोफा थोड़ा पुराना हो गया, तो घर वालों ने बोला एक नया सोफा लेके आया जाए। तो मैंने क्या किया कि जब मैं एक नया सोफा लेके आया तो मुझे क्या है भाई, नया सोफा अगर इस वाले कमरे में डालना है तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि इस वाले सोफे को हटाकर मैंने इस वाले कमरे में डाल दिया। तो जब ये सोफा हमारा यहाँ पे पड़ा तो एक्चुअल में क्या हुआ, सोफा यहां से डिस्प्लेस हो गया, सोफा यहां से रिप्लेस हो गया। यानी कि इस वाली जो पूरी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं। तो ट्रांसफर एक्चुअल में हमारी कोई भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से हटकर दूसरी जगह पे जा रहा है, या फिर एक जगह से मूवमेंट करके दूसरी जगह जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट हो गया, डिस्प्लेस हो गया, रिप्लेस हो गया, एक जगह से हटना हो गया, ये सारा का सारा फंडा हमारा ट्रांसफर कहलाता है। तो ट्रांसफर आपको क्लियर हो गया। अब हमको बात करनी है कि ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ये हीट ट्रांसफर से हम क्या समझते हैं। तो नॉर्मल मैं इसको भी एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे समझाता हूं। अब मान लो कि आप लोग घर पे खाना बना रहे हो और ये आपकी क्या है, कढ़ाई है, ठीक है। क्या है, आपकी कढ़ाई है, और कढ़ाई में आपको पता है कि ये 2 हमारे क्या होते हैं, हैंडल होते हैं, जिससे आप उस कढ़ाई को पकड़ सकते हो। थोड़ी अच्छी नहीं बनी होगी तो एडजस्ट कर लेना। अब इस कढ़ाई के अंदर हम पहले कुछ पकाने के लिए डाल देते हैं। तो मान लो यहाँ पे कुछ भी मेरा यहाँ पे कोई सब्जी वगैरह बन रही थी, आलू टमाटर मेरी फेवरेट है, मान लो यही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। पहले हम इसको क्या है, नीचे थोड़ा सा आग भी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आपको आगे सब समझ आएगा। तो मान लो कि ये मेरा एक बर्नर या एक गैस लगी हुई है और यहाँ से ये आग यहाँ पे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ हो गया। अब हम इसको थोड़ा समझना शुरू करते हैं कि हीट ट्रांसफर क्या है। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप, मतलब जब ये हमारी आग जल रही होती है तो एक्चुअल में क्या है कि ये फायर हमारी इस जगह लग रही है, ये जगह लग रही है, तो गर्म तो ये जगह होनी चाहिए। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि अगर आप इसको भी टच करते हो, अगर आप इसके हैंडल को भी टच करते हो, तब भी आपका हाथ जल जाता है, क्योंकि ये भी हमारी क्या है, बहुत गर्म हो जाती है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है हमारा हीट
ट्रांसफर की वजह से। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हीट हम कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, हीट हमारी उस जगह रुकती नहीं है, हीट हमारी वहाँ जाएगी, उस जगह के एरिया को गर्म करेगी, और गर्म करने की वजह क्या होगा कि वो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू कर देगी। और जब इधर ट्रांसफर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, यहाँ ट्रांसफर होती रहेगी और एट लास्ट वो हैंडल तक भी पहुँच जाएगी और ये एरिया भी हमारा गर्म हो जाता है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि जब हम गैस को नीचे से सप्लाई बंद कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ हमारी ठंडी होना शुरू हो जाती है। तो जब ठंडी होती है ना कढ़ाई, उसमें भी हमारा हीट ट्रांसफर होता है। अब वो ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, अब जो हैंडल है, ये पूरा एरिया है, आपको पता है कि हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है, इसमें पूरे में एयर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, सारा कुछ प्रेजेंट है। तो हीट देन धीरे धीरे हमारी क्या है, इधर को रिलीज होना शुरू हो जाती है, इधर रिलीज होना शुरू हो जाती है एनवायरनमेंट में, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो कढ़ाई वो ठंडी हो जाती है और हीट हमारी ट्रांसफर हो जाती है। तो एक्चुअल में हीट हमारी क्या है, हीट हमारी एक थर्मल एनर्जी है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर होती है, कभी भी खत्म नहीं होती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हीट जो एनर्जी है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर ओनली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यही हमारी हीट क्या है, अगर आप यहाँ भी थोड़ा सा नोट्स पर ध्यान दोगे तो हीट हमारी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो थर्मल एनर्जी है, जो हमारे बहुत से काम में परफॉर्म करती है और वो हमारी ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल आपके लिए दिखाया है जो आप लिख सकते हो एग्जाम में, कि एक हमारी मोमबत्ती है, यहाँ पे हमने एक मेटल की इतनी पतली रॉड ले ली है, एक जगह पे हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाते जाते हीट धीरे धीरे इस बी पॉइंट पर भी गर्म हो जाएगी और हमारी हीट, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो फंडा है हीट ट्रांसफर का वो समझ आ गया होगा, और जरूरी क्यों है ये भी आप समझ गए कि हमको भाई खाना भी अगर नॉर्मल बनाना है उसमें भी काम आता है। अब आगे क्यों जरूरी है फार्मास्यूटिकल्स में, तो आपको बताया कि जब हम मिक्सिंग करते हैं, दवाइयां बनाते हैं, सिरप बनाते हैं, तो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उनके अंदर हमको लिक्विड डाल के 2-4 लिक्विड को मिक्स करना होता है, और हमारा कम हीट में यानी कि कम एनर्जी में ज्यादा काम हो जाए, इसलिए हमको ये टॉपिक समझना होता है, हीट ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर। अब जैसे देखा जाए, अगर आपको इसको यूटिलाइज करना है, कई बार होता है जैसे आप लोगों ने घर वालों को देखा होगा, इसके ऊपर रखी एक थाली, और थाली रखकर क्या हो जाएगा कि अब जो हीट है वो थाली पर लग रही है तो ये भी गर्म हो गई। अब इसके ऊपर भी अगर आप कुछ मान लो पानी भर दिया तो क्या होगा कि इसी वाली हीट से हमारा ये गर्म हुआ, यहां से हीट निकली ऊपर, और इससे ये थाली गर्म हुई, और थाली के ऊपर हमारा जो पानी था वो भी गर्म हो गया। तो हमने क्या किया, हीट ट्रांसफर के कंसेप्ट की मदद से हमने एक ही चीज में दो चीजें, यानी कि अपना जो खाना सब्जी बनी वो भी और पानी भी गर्म कर लिया, देन यही पानी बाद में जो ऐड करते हैं यही पानी सब्जी में उठा के डाल दो, हो गया ना भाई। तो इसीलिए हीट ट्रांसफर हमारा जरूरी होता है। तो हीट ट्रांसफर के बारे में आप लोग समझ गए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके क्वेश्चनों के बारे में। तो जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, राइट अ नोट ऑन मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बस हीट ट्रांसफर के बारे में लिखना है। तो जब भी, ये मेरी एक ट्रिक आप याद रखो, जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उस क्वेश्चन की डेफिनेशन लिख देना। तो यहाँ डेफिनेशन मेरी ऊपर लिखी हुई थी हीट ट्रांसफर की, इसलिए यहाँ ऐड नहीं की। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप यहाँ पहले डेफिनेशन लिख देना कि हीट ट्रांसफर हमारी ये पूरी प्रोसेस होती है, हीट हमारी ये होती है, और चाहो तो ये भी बना देना, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये हो गया सिंपल। उसके बाद आपको यहां लिखना है मैकेनिज्म ऑफ, जो पहला हमारा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। तो मैकेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 3 मैकेनिज्म है। यहाँ पे कितने हमारे पास है, टोटल 3 मैकेनिज्म है जो हमारे हीट ट्रांसफर को क्या करते हैं, हमको बता सकते हैं कि भाई कैसे आखिर हीट ट्रांसफर हमारा होता है। तो पहला इसमें हमारा मैकेनिज्म आता है, मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, तो हमारा पहला मैकेनिज्म आता है कंडक्शन। कौन सा आता है, कंडक्शन आता है। अब जो कंडक्शन मैकेनिज्म है ना दोस्तों, ये जो मैकेनिज्म है ये मेनली हमारे जो सॉलिड होते हैं, यानी कि जो ठोस है, जैसे ये पेन हो गई, कोई भी हमारी कढ़ाई हो गया, चम्मच हो गया, जो हमारे फ्राई पैन हो गया, तो ये सब हमारे क्या है, सॉलिड है एक्चुअल में, जो ठोस होते हैं। तो उन ठोस यानी कि उन सॉलिड के ऊपर हमारे ये जो कंडक्शन वाला मैकेनिज्म है ये यहाँ पे काम करता है। अब कैसे काम करता है, तो यहाँ पे सिंपल आप इसकी चाहो डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हो सब कुछ। अब यहाँ चाहो नोट कर लो, जहाँ आपको नोट्स मिल ही जाएगा कि इसमें हीट हमारी ट्रांसफर होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो। मैं आपको यहाँ सिंपल समझा देता हूँ। तो नॉर्मल मान लो कि हमारे पास एक पूरा का पूरा मेटल है, ये मान लो एक हमारे पास मेटल है, ठीक है, और इस मेटल क्या है, ये हमारा एकदम ठोस है, क्या है, पूरा का पूरा हमारा अच्छे से ठोस है, यानी कि पूरा हमारा ठोस है। ठीक है, अब क्या करता हूं कि मैं इतने पार्ट को जूम कर लेता हूं। आप समझ गए कि हमारे पास एक मेटल था जो बिल्कुल ठोस था, और मैंने इसके एक छोटे से एरिया को जूम कर लेता हूं। तो मान लो मैंने ये इतने मेटल था, इसका मैंने एक छोटा सा एरिया उठाया और उसको मैंने जूम किया। तो जब मैं जूम करूंगा ना, तो इसके जो पार्टिकल है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो मुझे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको यहाँ डायरेक्टली पार्टिकल्स बना देता हूँ, तो आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे जैसे ये पार्टिकल्स हमारे हैं जो बने होते हैं, और ये तो आपको पता
होगा जितना भी हमारा मैटर है वो सभी ना सभी हमारे क्या एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, सेल्स होता है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ये बना। उसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका ये इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें बने होते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको सारा कुछ। ठीक, अब क्या होता है कि मान लो अगर मैं यहाँ पे हीट अप्लाई करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या है हीट यहाँ पे अप्लाई की, इधर ये कोने से मैंने इसको हीट देना शुरू किया। ठीक है, ये तो कोने से मैंने इसको हीट देना शुरू किया। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक काम चलता है टेम्परेचर ग्रेडियंट का। अब ये टेम्परेचर जो ग्रेडियंट है ना, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, हाँ, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलो यहाँ पे, या आप इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल सकते हो। अब ये क्या है तो एक बार मैं आपको यहाँ ऊपर समझा देता हूँ टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्चुअल में क्या होता है। तो अब जैसे ये मान लो एक मेरे पास रोलर है, कुछ भी यहाँ पे मान लो, और इधर क्या है इसकी हाइट है, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ हाई मान लो, क्योंकि ये मेरा ऊंचा एरिया तो ये हाई हो गया, ये मेरा लो एरिया हो गया। ठीक है, अब हमेशा की तरह ये एग्जांपल हमेशा काम करता है और बहुत छोटा, समझाने में बहुत अच्छा होता है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक रोलर रख दिया इस तरह से, तो अगर मैं यहाँ पे रोलर रखूंगा वो क्या होगा, अपने आप नीचे आ जाएगा। उसको कोई ऐसा तो नहीं है धक्का लगाना पड़ेगा या कुछ। क्यों आ गया, क्योंकि वो हाई एरिया से लो की तरफ जा रहा है, तो एक तो ग्रेविटी भी अपना अच्छा काम करेगी और वो तुरंत हमारा ऊपर से नीचे आ जाएगा, आपको कोई भी उसमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको हम उल्टा करके देखते हैं। मान लो कि मैंने रोलर क्या किया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये रोलर हमको ऊपर पहुंचाना है, क्या ये अपने आप चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि ये लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो हम जब इसको यहाँ से या तो खींचेंगे या नीचे से कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे तब जाके ये हमारा ऊपर जाएगा। तो हमको ये समझ आ रहा है कि जब भी हम ट्रांसफर या मूवमेंट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट की हाई से लो की तरफ, यानी कि जब हाई से लो की तरफ करते हैं तो वो अपने आप चला जाता है, और वहीं अगर हमको लो से हाई की तरफ करना हो तो वो इजीली नहीं जाता। तो इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कोई जगह एक ज्यादा है हाई हो गया और कोई जगह हमारी लो है कम हो गया। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर करते हैं तो वो यहां से यहां पे इजीली हो जाता है। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्चुअल में क्या होता है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मेनली हमारा हीट के लिए होता है। जो वो कंसेप्ट था वो जनरली हर कहीं पे लगेगा, लेकिन ये वाले जो कंसेप्ट है वो हमारा हीट में लगेगा। तो अब मान लो कि मेरे पास क्या है, एक ये पूरी की पूरी रॉड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, और इस तरफ टेम्परेचर मेरा मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इस तरफ मेरे क्या है 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, और यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर है। इसको मैं अब थोड़ा रेड से आपको दिखा देता हूँ। तो मान लो ये अलग अलग टेम्परेचर है। अब क्या होगा ना, जब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा तो ये हाई एरिया हो गया, ये मेरा लो एरिया हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा कि टेम्परेचर इधर से इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये जो गर्म है वो धीरे धीरे इधर होना शुरू हो जाएगा। और अब कुछ देर बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा कि इधर भी मेरा 20 डिग्री हो जाएगा और इधर भी मेरा 20 डिग्री हो जाएगा, और ये जो पूरी रॉड है कंप्लीट ये मेरी 20 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर से क्या है लो की तरफ हमारी मूवमेंट चल रही है। अब इसको अगर और इजीली आपको देखना हो तो घर में आप लोग नहाते हो, तो नहाते टाइम पानी आप गर्म करते हो, तो अगर मान लो लाइट नहीं या कुछ भी है, आप एक बकेट बाल्टी गर्म करोगे या नॉर्मली आप एक बड़ा बर्तन गर्म करोगे, देन उसमें क्या करते हो आप ठंडा पानी मिलाते हो, तो जो ठंडा पानी था वो भी हमारा क्या है गर्म हो जाता है। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि गर्म पानी ने ठंडे में जाके अपनी हीट को उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, और इस चक्कर में दोनों के दोनों पानी हमारे एक लेवल तक पहुंच जाएंगे बने। अब अगर ठंडा ज्यादा मिला दोगे तो वो ठंडा हो जाएगा, गर्म ज्यादा मिला दोगे तो वो गर्म हो जाएगा। इसी बेस पर हमारा ये पूरा चलता रहता है। तो यही था हमारा। अब कंडक्शन में हम इसका मैकेनिज्म कैसे काम लेंगे, तो जब हम यहाँ पे हीट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये वाला जो हमारा पार्टिकल है, जो पहला पार्टिकल है मान लो ये था, ये हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा, और जब ये गर्म होगा तो इसका हमारा क्या है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अब एक एग्जांपल मान लो कि मैंने इसको गर्म किया और इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मैंने इसको 20 डिग्री टेम्परेचर दे दिया। अब देखो इसके पास वाला जो पार्टिकल है ये और ये है, इनमें तो कोई टेम्परेचर नहीं है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे बन गया एक टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि इधर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इधर 0 है इधर 20 है, तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो हीट है वो हमारी इधर से इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि बाबू भैया आपने देखे होंगे हेरा फेरी मूवी वाले, तो मान लो कि ये दरिया दिल वाला है कि भाई बहुत दरिया दिल है, इनको देखा नहीं जाता, तो अपनी हीट सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हैं कि इधर से इधर गई, तो यह हीट हमारी यहाँ जाएगी, तो ये वाला भी गर्म हो जाएगा। और जब ये वाला पार्टिकल गर्म हो जाएगा तो देन ये इसको नहीं देख पाएगा, तो ये अपनी हीट इधर भी दे देगा अपने आसपास वाले में, और जब ये गर्म हो जाएंगे तो ये अपनी हीट को यहाँ आसपास वाले में दे देंगे। और इस तरह करते करते क्या होगा कि हमारे सारे के सारे पार्टिकल गर्म होना शुरू हो जाते हैं। अब बोलोगे सर इसके पास कमी क्यों नहीं पड़ रही, क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ से जो हीट है वो
कंटिन्यूसली इस वाले पार्टिकल को तो मिलती जा रही है, तो जब हीट यहाँ पे मिल रही है तो भाई कमी क्यों पड़ेगी, चलती जा रही है चलती जा रही है। और इस तरह करते करते हम हीट इस जगह सप्लाई करते हैं और हमारा जो एंड का पार्टिकल है ये भी हमारा गर्म हो जाता है। और यही प्रोसेस फंडा हमारा कंडक्शन कहलाता है। और यही रीजन था कि जो हमारी कढ़ाई थी उसमें जब हम इस वाली जगह पे हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो हमारी हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते करते एंड वाले पार्ट तक पहुंच जा रही थी और एंड से देन वो हमारा एनवायरनमेंट में छोड़ती जा रही थी। तो इस तरह पूरा हमारा हीट चल रहा था और ये था हमारा पहला मैकेनिज्म कंडक्शन के बारे में। इसके बारे में जो भी जरूरी बात है वो यहाँ पे आपको लिख कर मिल जाएगा, आप इन नोट्स को देख सकते हैं। तो अब हम बात करें अगर अपना नेक्स्ट जो हमारा मैकेनिज्म रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा कन्वेक्शन वाला। अब कंडक्शन आपने समझ लिया तो जो मेनली सॉलिड के लिए था, उसी तरह जो हमारा कन्वेक्शन है ना, ये जो कन्वेक्शन मैकेनिज्म है ये मेनली हमारा होता है वाटर के लिए, यानी कि जो हमारा पानी होता है ना उसके लिए मेनली ये वाला मैकेनिज्म हमारा काम करता है। अब कैसे करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 बाल्टी पानी ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से 1 बाल्टी पानी ले लिया। तो यहाँ हमने बाल्टी ले ली, बाल्टी में भर लिया हमने पानी और नीचे से हमने यहाँ पे क्या है हीट की सप्लाई दे दी। ठीक है, अब पानी को भी ना हम जैसे हमने सॉलिड को देखा था उसके पार्टिकल के रूप में, उसी तरह हम पानी को भी उसके पार्टिकल्स के रूप में देखेंगे, तभी हमको मैकेनिज्म अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है और ये इसके पार्टिकल है। अब एक इसमें जो मैकेनिज्म क्या काम करता है, डेंसिटी वाला। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मान लो कि मेरे पास पानी है या मान लो हवा है, जो एक तो हल्की है, हल्की के लिए यहाँ पे क्या मतलब एक हल्की है और एक भारी है। ठीक है, इस तरह की मान लो मेरे पास एक ए हवा है वो हल्की है और एक मेरे पास बी हवा है वो भारी है। तो अब आप पूछो कि अगर मैं इसको एक कंटेनर में डालूंगा तो कौन सी हवा मेरी ऊपर होगी और कौन सी हवा मेरी नीचे होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं भाई। जो भारी है मान लो बी भारी है तो बी हमारा नीचे बढ़ जाएगा, जो हल्का है वो मेरा ए है तो वो मेरा ऊपर आ जाएगा। इसमें भी कोई सोचने की बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हल्का हमेशा हमारा ऊपर रहता है और भारी हमेशा हमारा नीचे रहता है। सेम फंडा है कि अब मेरा यहाँ से क्वेश्चन है, मान लो ये हमारा पानी है ये भी हमारा पानी है, ए और बी दोनों हमारे वाटर हैं, तो पानी हल्का नीचे रहेगा कि भारी नीचे रहेगा। ये भी सिंपल है कि जो पानी हमारा हल्का होगा वो हमारा चला जाएगा ऊपर और जो पानी हमारा भारी होगा वो चला जाएगा नीचे। 2 बात हो गई। तीसरी बात ये है, अब जो गर्म पानी है वो हल्का होता है कि ठंडा पानी हल्का होता है। अब ये भी कोई सोचने की बात है, जो गर्म पानी है वो हमारा होता है हल्का और जो ठंडा पानी है वो हमारा होता है ठंडा पानी होता है भारी। तो इसलिए क्या होगा कि जब भी हम इस तरह यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर गर्म और ठंडा 2 तरह का पानी आएगा तो गर्म पानी हमेशा ऊपर पहुंच जाएगा और जो ठंडा पानी वो हमेशा नीचे रहेगा। तो ये फंडा अगर आपका क्लियर है देन आपका पूरा का पूरा कन्वेक्शन ही क्लियर है भाई, कुछ है ही नहीं इसमें। तो सिंपली अब हमको क्या करना है यहाँ से कि हम यहाँ से हीट सप्लाई करेंगे और हीट जैसे ही अप्लाई होगा, पहला तो यहाँ पे कंडक्शन वाला फंडा लगता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप पानी गर्म कर रहे हो, चाहे वो आपका ये लोहे का हो, क्या मतलब अगर आप लोहे का गर्म कर रहे हो, जो रॉड वाला करते हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो अगर मान लो आप नीचे से यहाँ कर रहे हो तो पहले तो यहाँ पे क्या लगा कंडक्शन की, यहाँ से हीट हमारी इस वाले ऑब्जेक्ट में चली गई, देन यहाँ से हमारे यहाँ पे पानी यानी कि पहले इस वाली लेयर के ऊपर क्या है हमारी हीट अप्लाई होगी। वही फंडा कि यहाँ पे जैसे ही हमारी हीट अप्लाई हुई, अब क्या होगा जैसे ही इन पे हीट लगेगी ये जो हमारी लेयर है, आप अभी इतनी लेयर मानो, ये जो मेरी लेयर है पानी की ये हो जाएगी गर्म। और जब ये लेयर पानी की गर्म हो जाएगी तो भाई मैंने जो आपको बताया कि भाई हल्का हमेशा पानी ऊपर रहेगा और ठंडा पानी नीचे रहेगा, तो ये लेयर फटाक से हमारी क्या है ऊपर पहुंचना शुरू कर देगी। कैसे भी ट्रेवल करते करते ये लेयर हमारी, मैं अभी बीच में से नहीं बना रहा आपको कन्फ्यूजन होगा, तो ये जो मेरी लेयर गर्म हो जाएगी ये मेरी पहुंच जाएगी ऊपर, यहाँ पे आ गई गर्म वाला पानी, और ये जो पानी है ये हमारा चला जाएगा नीचे। तो 1 नंबर ये मेरा सारा नीचे आ गया। और देन अगेन होगा ये जो नीचे आ गया, देन ये यहाँ पे टकराएगा और ये गर्म होकर ये मेरा ऊपर पहुंच गया और जो नीचे वाला नीचे आ गया। और इस तरह ये सारा का सारा मटेरियल हमारा नीचे आता जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो ऊपर का पानी है वो हमारा नीचे आएगा, नीचे का पानी ऊपर जाएगा, और इस तरह हमारा ये चलता चलता रहेगा और हमारा टोटल जो पानी है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा। तो इस तरह कन्वेक्शन चलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो रहा कि इसकी हीट इसमें चलेगी इसकी इसमें, नहीं, जो पार्टिकल गर्म हो रहा है वो खुद ऊपर चला जाता है क्योंकि वो हल्का है, और जो बचा हुआ ठंडा पानी वो ऑटोमेटिक नीचे, फिर पार्टिकल जो नीचे से गर्म हुआ वो फिर ऊपर चला गया और ठंडा पार्टिकल नीचे चला गया। तो इस तरह हमारा यहाँ पे सारा का सारा फंडा चलता है। अब क्वेश्चन आता है, चलो यहाँ तो कंडक्शन हो रहा है लेकिन टोटल फिर हम जो कन्वेक्शन है उसमें कंडक्शन ऐड क्यों नहीं करते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक कलर दूसरे दिखाता हूँ, मैंने मान लो इसमें एक गर्म रॉड लगा दी, ये मैंने
पूरी रॉड लगा दी जो गर्म पानी करने वाली रॉड है, ठीक है, ये मैंने रॉड लगा दी। अब क्या होगा कि जब मैंने ये रॉड लगा दी तो ये भी क्या करेगा, अपनी हीट को ट्रांसफर करना शुरू करेगा। तो ये क्या करेगा, अपने इधर एरिया में क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करना शुरू करेगा। और जब करेगा तो यहाँ का जो पानी होगा वो हमारा गर्म होगा और वो देन ऊपर जाएगा, देन नीचे, ऊपर नीचे नीचे, इस तरह हमारा काम करता रहता है। लेकिन वही बात जो आपको हमेशा याद है कि हल्का हमेशा ऊपर, भारी हमेशा नीचे, यही रीज़न है। कई बार देखो हमारे साथ ये हुआ है कि कई बार क्या होता है, मैं फ्रेश में थोड़ा दिखा देता हूँ कि जैसे हमारी मान लो बाल्टी हमारी थोड़ी लंबी हो गई, बड़ी बाल्टी हो गई और इसमें पानी हमारा यहाँ तक पूरा भरा हुआ है और हमने जो हीटर का यूज़ किया, मान लो वो हमने कभी वो लगाते हैं बाल्टी में, वो यूज़ किया, वो हमने यहाँ तक यूज़ किया, छोटा हीटर था। तो कई बार क्या होता है कि जब हम इसमें पानी गर्म करेंगे तो जो इतने देर से ऊपर का पानी है ये तो हमारा हॉट हो जाएगा क्योंकि ये ऐसे ऊपर जाता रहता है, लेकिन जो नीचे लेवल का पानी है वो हमारा रह जाता है कोल्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो यहाँ का एरिया का गर्म पानी होगा वो हमेशा ऊपर चला जाएगा और ऊपर से नीचे, नीचे, तो इस तरह हमारा इतने बीच में सर्कुलेशन चलता रहता है और नीचे का पानी हमारा ठंडा का ठंडा रह जाता है। और यही रीज़न है कि आप लोगों ने देखा होगा कई केस में हम क्या एक मोटर सी भी लगा देते हैं और मोटर क्या करेगी, पानी को सर्कुलेट करने में हेल्प करेगी, तो इससे हमारा पानी और ज़्यादा जल्दी ठंडा गर्म हो जाता है। बाकी अब अगर हम बात करें अपने यहाँ पे थर्ड मैकेनिज्म रेडिएशन के बारे में, तो देखो रेडिएशन एक्चुअल में क्या होता है, आप लोगों की ना टूटी हो पर मालूम, मेरे तो भाई 2 हाथ फ्रैक्चर हुए हैं। तो उसके बाद क्या एक्सरे करवाया गया। तो जब हम एक्सरे ऐसे हाथ रखते हैं तो ऊपर से एक मतलब बहुत ज़्यादा रेज पास की जाती है जो बहुत स्पीड एनर्जी की होती है और वो फटाक से सबको चीरते हुए चली जाती है और हड्डी की शेप हमको दिखा देती है। तो वही यहाँ फंडा होता है कि रेडिएशन में क्या होता है, कुछ हमारी रेज होती हैं और ये रेज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। अब ये सारा फंडा आप लोग आगे जाओगे, पढ़ते जाओगे, जब 7 सेम में जाओगे, यूवी विजिबल, ये सारा कुछ आप पढ़ोगे तो यहाँ पे हमारे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब आपको चलो मैं देसी समझा देता हूँ। आप लोगों ने सूरज सन तो देखा होगा, तो जो हमारा सूरज है जब वो निकलती है, धूप हमारी निकलती है, धूप निकलती है वहाँ से, तो वो क्या करती है, यूवी रेस को फेंकती है। और ये यूवी रेस क्या करती हैं, ये भी हमारा एज क्या करती हैं, हीट प्रोवाइड करती हैं। और ये हीट हमारी जैसे जो नदियाँ वगैरह होती हैं, लेक्स होते हैं, तालाब होते हैं, उन पर आके लगती है और ये हीट क्या करेगी, ये हीट भी हमारे उस जगह के पानी को गर्म कर देती है और उस जगह के पानी को गर्म करके कई बार ये हमारा स्टेरिलाइजेशन में भी काम आता है। जैसे नदियों का पानी लोगों ने देखा होगा पी लेते हैं लोग, क्यों पी लेते हैं, क्योंकि जो नदी होती है वो यूवी रेज भेजती रहती है और जो उनके माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, कीटाणु है, ये सब मरते रहते हैं, पानी साफ होता रहता है। तो ये काम भी हमारी करती है। तो रेडिएशन एक्चुअल में क्या है कि ये ऐसी रेज हैं जो हमारी हाई एनर्जी की होती हैं, ये भेजी जाती हैं और जब भी ये आती हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट प्रोवाइड करती हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, इसीलिए ये कुछ मतलब कुछ ही लिमिटेड चीज़ों में इस्तेमाल की जाती हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होती हैं क्योंकि भाई अगर ये बॉडी में कैंसर वगैरह भी कॉज कर सकते हैं, इसीलिए इनका जितना कम इस्तेमाल किया जाता है उतना अच्छा होता है। अब बोलोगे सर सूरज ने हमारा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, ओजोन लेयर लगी है जो इस यूवी रेस को फिल्टर करके भेजती है, जिससे वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं है और हम लोग सर्दियों में बैठकर आराम से धूप के मजे लेते हैं। तो यूवी रेडिएशन वाला समझ गए। बाकी एक और चीज़ क्या है, हमने वो जो हमने कंडक्शन किया उसमें हमने कोई सॉलिड लिया था, वो ठोस था, एक मीडियम हो गया, हमने पानी लिया कन्वेक्शन में, लेकिन जो ये वाला हमारा है ना, इसके लिए हमको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा वो है जहाँ से रेडिएशन निकलेगी, अगर बीच में कोई भी मतलब कोई भी मीडियम नहीं है, ना कोई हवा है, पानी कुछ नहीं, वैक्यूम भी है ना, तब भी ये जो रेडिएशन है वो आके इस ऑब्जेक्ट पे लग के इसको हीट प्रोवाइड कर देगी। तो ये हमारा रेडिएशन का फायदा होता है। तो रेडिएशन यही है, एग्जाम्पल हो गया। और सबसे देसी एग्जाम्पल नहीं समझ आया, जो कपड़े आप लोग सुखाते हो, तो कपड़े सुखाने के लिए आप क्या करते हो भाई, धूप में जाते हो ना, और धूप में क्या करते हो, कपड़ों को इस तरह आप डाल देते हो। तो जब कपड़े यहाँ पड़ जाते हैं तो वहाँ पे जो धूप पड़ती है वो क्या करती है, यूवी रेज डालती है और उससे हीट प्रोवाइड करती है, गर्मी प्रोवाइड करती है, और वो हीट का यूज़ करके आपके जो भी कपड़े हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक्चुअल में हीट ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये जो रेडिएशन वाला मैकेनिज्म है ये हमारा थर्ड मैकेनिज्म है और ये भी हमारा इसमें काम आता है। तो आई होप आपको ये तीनों मैकेनिज्म काम आ गए होंगे जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत अच्छे से काम आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हीट ट्रांसफर की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। अब तक जो आपने पढ़ा ना, एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे टोटल बात करें तो हमने यहाँ पे 4 एप्लीकेशन लिए और ये जो एप्लीकेशन है यही आपके आने वाले चैप्टर बनेंगे। तो पहले हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो हमारा आता है स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, मान लो मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे बहुत चांस है कि भाई कोई माइक्रोब्स वगैरह हो सकता है, और अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ या खाने पीने का कुछ है तो मैं खा लेता हूँ, तो ये माइक्रोब्स मेरी बॉडी में जाकर नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से
हीट प्रोवाइड इसको करेंगे और हीट की मदद से क्या होगा, जितने भी ये बैक्टीरिया हैं ये सारे क्या है जलते चले जाएंगे और जलकर ये सारे के सारे क्या रिमूव हो जाएंगे। तो जब ये बैक्टीरिया सब रिमूव हो जाएंगे तो ये जो हमारा है ये हो जाएगा सेफ टू यूज़, यानी कि अब हम इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस थी इसी को हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि ये सिंपल प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या सरफेस के ऊपर से हम जितने भी माइक्रोस बैक्टीरिया हैं उन सबको किल कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये माइक्रोबायोलॉजी की सेकंड यूनिट हमने बहुत डिटेल्स में कवर की है, जाके आप बाकी का देख लो। सेकंड हमारा आता है एवोपरेशन। तो ये तो भाई एवोपरेशन होता है वेपर्स में कन्वर्ट, यानी कि आपको क्या करना है, पानी को गर्म करना है। तो सिंपल मान लो आपने ये एक ट्यूब ले लिया, इसमें पानी भर दिया, नीचे से आप इस पर हीट सप्लाई करोगे, पानी गर्म होता रहेगा और ये हमारा वेपर्स बन के उड़ता चला जाएगा। अब इसका क्या होता है, सब्जी बना रहे हो, आपने पानी डाला, अब पानी डाल रहे हो मसाले पकाने के लिए, डाला, धीरे धीरे पकता चला जाएगा, हमको पानी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो जब आप इसको गर्म करोगे पानी हमारा उड़ जाएगा और सब्जी हमको जो गाढ़ी थिक होती है सब्जी वो हमको देखने को मिल जाएगी। तो एवापोरेशन हमारा बहुत आगे काम आता है। कपड़ों में से भी एवापोरेट होता है, नदियों नालों से एवापोरेट होता है, जो आगे जाके बारिश वगैरह बनता है। ये सारे फंडे आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ड्राइंग, कपड़े सुखा रहे हो आप, ये इसमें काम आ रहा है। और डिस्टिलेशन एक और अलग प्रोसेस है, तो वो इसका थर्ड चैप्टर है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ डिस्टिलेशन में क्या है। मान लो आपके पास क्या ये है और आप लोग छोड़ो, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल भरी है, ठीक है। अब अल्कोहल में क्या है कि धोखे से ज़्यादा पानी भर गया, ठीक है, और ज़्यादा हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस वाटर को और इस अल्कोहल को दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि हम फिर से इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। और ये जो सेपरेशन की प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो डिस्टिलेशन भी आपका हो जाएगा। तो ये चार हमारी एप्लीकेशन है जिसमें हम हीट ट्रांसफर का इस्तेमाल करते हैं। देखो एप्लीकेशन, यूजेज कहीं भी आता है ना, इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि आप हीट का यानी कि आग का इस्तेमाल करते कौन कौन से काम कर सकते हो डेली लाइफ में या एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल्स में। तो वही है, आप स्टरलाइजेशन कर सकते हो, आप एवोपरेशन कर सकते हो, आप ड्राइंग कर सकते हो, आप डिस्टिलेशन कर सकते हो, सुखा सकते हो, अलग कर सकते हो, पानी को उड़ा सकते हो और स्टरलाइजेशन कीटाणु को मार सकते हो। तो ये सारा था हमारा एप्लीकेशन के बारे में। अब हम अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, इसके बाद हमारा एप्लीकेशन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव एंड फैक्टर अफेक्टिंग हीट ट्रांसफर। तो इसको भी हम समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वही है, अगर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो जो हमारा हीट ट्रांसफर है, एक तो हमको इफेक्टिव हीटिंग प्रोवाइड करता है, उसके बाद हम टेम्परेचर कंट्रोल। मैंने आपको बोला ना, अगर आप इस प्रोसेस को समझ गए कि कैसे हीट ट्रांसफर हो रही है तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। यानी कि देखा होगा गैस सिलेंडर बनाया, हमको कितनी हीट प्रोवाइड करनी है हमें पता था, बर्नर से निकलता था, हमने उसको कम कर दिया, हमने छेद के साइज को, ऑक्सीजन, इन सबको कम कर दिया, तो हमारी आग स्लो चल रही है। इंडक्शन है, हीट कितनी प्रोवाइड करनी है हमने उसको कम कर दिया टेम्परेचर सेट करने के लिए कि इतना टेम्परेचर देना है, उतना टेम्परेचर देना है। तो हम इसको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका फायदा क्या होगा, मैंने बोला कि एनर्जी कंजप्शन आप मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे आप कुछ भी बना रहे हो, कढ़ाई, उसके ऊपर आपने थाली रख दी तो ये हीट का आप दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हो, कंजप्शन अच्छा हो गया आपका। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को आप बढ़ा सकते हो। बाकी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उसमें स्टरलाइजेशन, यानी कि जो इतने बैक्टीरिया वायरस हैं उनको मारने के लिए हम हीट का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके ड्राइंग, एवोपरेशन, डिस्टिलेशन, इन सब में तो आपकी हीट इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात करें तो पहला हमारा आता है टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब ये यहाँ पे क्या है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर है, मान लो 30 डिग्री था और इधर 10 डिग्री था, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी अच्छे से हमारी यहाँ पे मूवमेंट होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो टेम्परेचर हमारा डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट ट्रांसफर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, अब मान लो मैं यहाँ पे 60 कर दूँ तो 60 और 10 का डिफरेंस है, तो हीट मेरी और जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगी और ज़्यादा देर तक ट्रांसफर होगी। तो टेम्परेचर जो ग्रेड डिफरेंस है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड सरफेस एरिया है। अब ये भी आप लोगों ने देखा होगा, इसको चाहो तो आप कभी खुद भी घर पे ट्राई करना, या हम कभी आपको बताएंगे। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी गर्म कर रहे हो, आपने एक ये रखा और आपने मान लो एक ऐसा बर्तन रखा, ठीक है। अब इसके अंदर जो इतना मटेरियल भरा है और इसके अंदर यहाँ तक भर जाएगा, तो कौन सा ज़्यादा जल्दी गर्म होगा? ये ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इतने जो पार्टिकल है ना, इतने पार्टिकलों को एक साथ हीट मिल रही है, देन आगे जाके ये ऊपर प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3-4 पार्टिकल को मिल रही है। तो जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे हीट ट्रांसफर भी ज़्यादा होता है। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। थर्ड हमारा आता है थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हमारा ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ये सी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये है कि कौन से ऑब्जेक्ट की कितनी एबिलिटी है कि वो हीट को गेन मतलब ले सकता है। तो मान लो कि ये है, ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और ये हमारा, सॉरी दोस्तों ये हमारा कम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये और कम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो मटेरियल ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो ज़्यादा हीट ट्रांसफर कर पाएगा। तो ये क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी है, और ये मटेरियल पे डिपेंड करती है कि कौन से मटेरियल की कितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी है, वो कितना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। फोर्थ हमारी आती है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा रीज़न क्या है, अब जैसे आप लोगों ने, चलो इसको ऐसा समझ लो,
हमारे पास दो लकड़ियां हैं जो हम जलाते हैं, एक ये है एक ये है। अब ये लकड़ी हमारी एकदम ड्राई है, इसमें भाई अच्छे से कुछ भी नहीं है, ये हमारी मॉइस्चर है, इसमें थोड़ा सा गीली है। तो गीली लकड़ी हमारी आसानी से नहीं जलती क्योंकि उनमें हीट हमारी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जो सूखी है वो अच्छे से जलती है। तो मॉइस्चर ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे लिक्विड हमारे यानी कि जो वाटर के मॉइस्चर है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वहाँ पे हीट का ट्रांसफर उतना कम हो जाएगा, जैसे गीली लकड़ी में हीट का ट्रांसफर कम हो जाता है। तो ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी, कि जितनी ज़्यादा हमारे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतनी हीट हमारी कम ट्रांसफर होगी। लास्ट हमारा आता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ये भी हमारा अलग अलग प्रोसेस पे डिपेंड करता है, बाकी ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा हमारा हीट किसी का कोफिशिएंट होगा, ये एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है कि मान लो अगर मैं ये इस जगह पर हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ तो इस जगह का एक कॉन्स्टेंट नंबर होगा, ये जितना ज़्यादा होगा हमारी हीट उतनी ज़्यादा होगी। तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग हीट ट्रांसफर। आई होप आपको ये भी फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा। तो लगभग देखा था हमने अपना पहला क्वेश्चन, और इसमें देखा था 2-3 क्वेश्चन हमारे हो गए, ये सारा कुछ क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट के। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फूरियर्स लॉ के बारे में। अब ये जो हमारा लॉ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार ये आ जाता है, और ये जो मेनली है वो हमारा डिपेंड करता है कंडक्शन पे। अब भाई है क्या फूरियर्स लॉ, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कहाँ से निकल के आया है। तो नॉर्मल मान लो कि हम लोग क्या कर रहे थे, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर कर रहे थे। तो मान लो कि ये मेटल का पाइप हो गया इतना बड़ा, ठीक है। अब क्या कर रहे थे कि जब यहाँ से हीट को हम सप्लाई कर रहे थे तो ये एरिया हमारा गर्म हो रहा था, ये एरिया गर्म हो रहा था, और यहाँ से देन ये हमारी हीट है वो इधर इधर जाते जाते ये हमारी यहाँ से जाते जाते एंड यानी कि ये वाला पार्ट भी हमारा गर्म हो जा रहा था। तो इस तरह हमारी हीट ट्रांसफर चल रही थी। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो वो हमने थोड़ी देर पहले फैक्टर अफेक्टिंग में जाना था, लेकिन फिर क्वेश्चन निकल के आया कि कितनी स्पीड से ये हीट ट्रांसफर कर रही है। यानी कि मान लो अगर यहाँ पे हीट है, मैं हूँ एक ए पॉइंट पे खड़ा हूँ, तो मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो अपने ये वाला जो बी पॉइंट है यहाँ पे मैं पहुँच रहा हूँ। तो ये जो स्पीड हमारी है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की, इसी को पता लगाने का काम करता है हमारा फूरियर्स लॉ। और देखा जाए भाई जरूरी भी है, आपको पता तो होना चाहिए कि हीट कितनी स्पीड से यहाँ पे ट्रांसफर कर रही है। तो इनको पता लगाने के लिए फूरियर्स लॉ ने क्या क्या बात बताई। पहला क्वेश्चन ये था, पहली बात पता चल गई कि फूरियर्स लॉ हमारा इसलिए होता है कि हमको ये पता लग जाए कि जो हमारा हीट ट्रांसफर है उसका रेट क्या है, यानी कि वो कितनी स्पीड से हमारी हीट जो है ट्रांसफर हो रही है। पहली बात। दूसरी फिर बताइए अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ, ये पूरा आप लिख के आना अच्छे से, ये डायग्राम बना के आना, और इसमें एक डेरिवेशन है, ये सब आपको करके आना पड़ेगा, तभी 10 नंबर या उतने मिलते हैं, ठीक है। बाकी अगर ये चलो मैं आगे आपको बता दूंगा। बाकी अब इसके बारे में अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ से सिंपल लिखते हैं हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो टेम्परेचर है, मान लो यहाँ पे अगर हमारा 30 डिग्री है और यहाँ अगर हमारा 10 है, तो हीट हमारी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है। अब यहाँ पे 30 की जगह मैं 70 डिग्री कर दूँ तो मेरी हीट की स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर और ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर और कम है। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा एक जगह से दूसरी जगह में, उतनी ज़्यादा हमारी हीट यहाँ पे क्या है ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए जो हीट ट्रांसफर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट के। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एरिया से। अब एरिया क्या होता है, तो वही मैंने बताया था कि जैसे ये हीट हमारी प्रोवाइड हो रही है, अब ये अगर इतने एरिया पे प्रोवाइड हो रही है तो हीट हमारी इतने एरिया पे बहुत जल्दी होगा। अब अगर हीट मैं क्या करूँ यहाँ पे इतने एरिया पे प्रोवाइड करूँ, तो जैसे ही मेरा सरफेस एरिया बढ़ता है मेरी हीट ट्रांसफर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका सिंपल है, आप लोग ग्लास में पानी गर्म करो या आप लोग एक कढ़ाई में पानी गर्म करोगे, किस में पानी जल्दी गर्म होगा, कढ़ाई में जल्दी गर्म होगा। क्योंकि ग्लास में क्या है कि अगर मान लो इतना छोटा ग्लास है तो पहले इतने एरिया पे गर्म होगा, देन ऊपर जाएगा, देन ऊपर जाएगा। वहीं अगर कढ़ाई में कर रहे हो तो इतने सारे एरिया पे आपको हीट सप्लाई हो रही है, तो और जल्दी आपका पानी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको, और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो कपड़े हम सुखाने जाते हैं ऊपर, तो अगर आप कपड़ों को निचोड़ कर ऐसे ही रख दोगे तो लेट शुरू होगा, उसको पूरा फैला के फलकार के अच्छे से रखते हैं और जल्दी सूख जाता है। तो यही है कि सरफेस एरिया पे हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब थर्ड हमारा आता है, वो आता है यहाँ पे लेंथ ऑफ द पाथ। अब सिंपल क्वेश्चन है, मान लो ये मेरा एक पाइप है, यहाँ पे सिंपल दिख रहा होगा। अब इसकी जो लेंथ है, ये जो मोटाई थिकनेस ले सकते हो, वो इतनी ज़्यादा है। अब ये है, ये छोटा सा है। अब हीट मान लो कि अगर यहाँ पे सप्लाई किया जाए, इस जगह सप्लाई किया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक में हीट हमारी बहुत जल्दी सप्लाई हो जाएगी और देन वो इधर भी हमारी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें देखा गया कि हीट को हमें, तो इसकी थिकनेस ज़्यादा है तो इसको क्या है हीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसकी थिकनेस कम है तो इसको हीट होने में कम टाइम लगेगा।
तो ये जो हमारा जो भी मटेरियल है जिसको हम गर्म कर रहे हैं उसकी थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। अब इसको और समझा जाए, हम लोग क्या है पहले जो मतलब चूल्हे वगैरह पे चलते थे ना, तो पहले जो तवे चलते थे ना वो भाई इतने थिक लेयर के चलते थे और उस पर खाना भी अच्छा बनता था क्यों, लेकिन उनको गर्म होने में क्या टाइम लगता था, बोलते हैं ना भाई टाइम लगेगा गर्म होने में। लेकिन आजकल जो आ रहे हैं 100 रुपये वाले 99 वाले, वो इतने पतले से, यानी कि इतनी मोटी नहीं, उनकी सिंपल ऐसी पतली सी लेयर होती है, फटाक से हीट पकड़ लेते हैं और तुरंत वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं। थिकनेस भी मैटर करती है कि जिस मटेरियल को आप गर्म करें वो कितना थिक है। ज़्यादा थिक है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, कम थिक है तो उसको कम टाइम लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा हमें क्या होगा यहाँ पे टाइम लगेगा। तो ये हम लिख देंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1/L, एल फॉर लेंथ ऑफ, लेंथ बोल सकते हो या उसको आप थिकनेस बोल सकते हो, ये हो गया लेंथ ऑफ मटेरियल। तो अब क्या हो रहा है कि ये निकल के आ रहा है हमारा हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर को हम यहाँ पे क्या है क्यू से डिनोट करते हैं, किससे, क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे 3 बातें जो है वो फूरियर्स लॉ ने बताई थी। बाद में हमने क्या किया, फूरियर्स लॉ की इन तीनों बातों को इंप्लीमेंट कर दिया और एक साथ इंप्लीमेंट कर दिया। तो जब हम एक साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो यहां पे मैं अलग कलर लेता हूं। तो ये मान लो क्या हमारा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या था हमारा, यहाँ पे T हो गया जो हमारी डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, और यहाँ पे हमारा A हो गया, और इन्वर्सली हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा यानी कि लेंथ हो जाएगी। अब ये हमारा निकल के आता है फूरियर्स लॉ। अब मुझे क्या करना था कि ये जो निकल के आना है फूरियर्स लॉ, इसको ये इन्वर्सली वाला साइन हटाना है, और जब ये साइन हटाना है तो यहाँ पे एक आता है कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट हमारा आता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। यानी कि जो ये मटेरियल है, अगर मैं इसके लिए फूरियर्स लॉ को निकाल रहा हूँ तो इस मटेरियल की कैपेसिटी क्या है कि ये कितने ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, जो मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग वाले से पहले वाले टॉपिक में सारा कुछ बता दिया था ना, कि टेम्परेचर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया डायरेक्टली, लेंथ उसकी इन्वर्सली, और दूसरा जो थर्मल कंडक्टिविटी है वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो हमारा देन जो फाइनल बनेगा वो बनेगा Q इज इक्वल टू K, और यहाँ पे एरिया A, और यहाँ पे हमारा डेल्टा T, और इसके बाद नीचे हमारा L आ जाएगा। तो ये हमारा होता है फूरियर्स लॉ। गलत क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज हमारी और एडअप होगी, वो होता है यहाँ पे माइनस का साइन। अब माइनस का साइन क्यों आता है भाई, थर्मल कंडक्टिविटी ये तो सब टेम्परेचर माइनस में तो होता नहीं है, ये साइन इसलिए आता है, होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ये इसलिए आता है क्योंकि जो हमारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा हाई रीजन, यानी कि देखा जाए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये हाई रीजन है और ये हमारा लो रीजन है टेम्परेचर का। तो जो मेरा हीट ट्रांसफर है वो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ हो रहा है, इसीलिए इस चीज को दर्शाने के लिए हम क्या है नेगेटिव साइन को लगाते हैं। तो जो हमारा ओवरऑल, यानी कि अब अगर हम देखें कि फाइनल हमारी यहाँ पे इक्वेशन क्या बन के आ रही है फूरियर्स लॉ की, तो वो बन के आ रही है Q यानी कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू माइनस, ये हमारा साइन जो डायरेक्शन है उसके लिए है, उसके बाद K हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, फिर हमारे यहाँ पे एरिया हमारा A हो गया, और ये डेल्टा T हमारा टेम्परेचर हो गया, और अपॉन में हमारे यहाँ पे क्या निकल के आता है L यानी कि जो लेंथ हो गया। तो ये जो बन के आता है ये हमारा होता है लास्ट में फूरियर्स लॉ। तो फूरियर्स लॉ की ये इक्वेशन है, ये इस तरह आप यहाँ पे निकाल के आ सकते हो, और ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी कि थिकनेस इन्वर्सली क्या कुछ होता है। आई होप आपको फूरियर्स लॉ समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जब भी हमको हीट ट्रांसफर निकालना है, हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे मान लो 0 था और यहाँ पे हमने 100 डिग्री प्रोवाइड किया, तो हम इसको एडअप कर देंगे यहाँ पे कि हमारा 100 आ जाएगा। एरिया कितना था इस पूरे का, कितने एरिया पे हीट पड़ रही थी वो यहाँ पुट कर देंगे, थर्मल कंडक्टिविटी की ये कांस्टेंट आपको मिल जाती है वो पुट कर देंगे, और नीचे इसकी जो लेंथ यानी कि थिकनेस कितनी है, वो कितने सेंटीमीटर है, मीटर है, वो यहाँ पुट कर दोगे, और आपका हीट का रेट ऑफ ट्रांसफर निकल के आ जाएगा। अब आपके लिए न्यूमेरिकल नहीं आते तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिंपल यहीं तक लिख के आना है, पर मैंने समझा दिया कि ऐसा नहीं है, ये इसका कोई काम नहीं है, ये भी आपके काम आता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फूरियर्स लॉ के बारे में। अब फूरियर्स लॉ के लिए जब क्वेश्चन आता है तो केवल हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसके अलावा हमारे पास और क्या क्वेश्चन आता है कि फूरियर्स लॉ है वो हमारा डिपेंड, यानी कि इसकी एप्लीकेशन क्या होती है और किन किन बातों पर ये डिपेंड करता है। तो इस सब के बारे में जब भी आपको लिख के आना होगा, केवल आप इतने काम से नहीं चलेगा, आपको ये भी लिख के आना पड़ेगा रेट ऑफ ट्रांसफर की डेफिनेशन, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, थिकनेस हो गया, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको PDF में देख लेना। उसके बाद यही सारी बातें हैं कि हायर से लोअर की तरफ जाता है, ग्रेटर होता है, तो ये पूरी बातें जो जो मैंने आपको बताई सब यहाँ लिखी हैं। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई एग्जाम में आएगा 10 नंबर में आता है, कंडक्शन के बारे में लिखो, फूरियर्स लॉ को डिफाइन करो, ये सारा लिखो, वो डायग्राम बनाओ, इन सब के बारे में लिखो, देन लास्ट में एप्लीकेशन भी लिखो, तब जाके आपको लगभग 10 से 15 या 7 नंबर जितने में आएगा उतने आपको मिलेंगे। तो अब अगर थोड़ा इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें,
सिंपल है भाई, कोई भी चीज़ है अगर आपको उसकी ये पता चल गई कि उसका रेट कितना है, यानी कि कितनी स्पीड से आप उसकी हीट ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। आप रेगुलेटर गैस का सब चीज़ इसी पे डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से हीट ट्रांसफर हो रही है। तो इट हेल्प इन डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं आगे आपको पता चलेगा, तो उनको डिजाइन करने में हमारी हीट ट्रांसफर हेल्प करती है। उसके बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करने में हेल्प होती है। उसके बाद जो कोई भी हमारे ड्रग्स या दवाई होते हैं वो कितने हीट पर खराब हो सकते हैं, ये चीज़ हम हीट ट्रांसफर की मदद से हम ट्रांसफर करते जा रहे हैं। 10 डिग्री पे नहीं हुआ, 20 पे नहीं हुआ, 30 पे नहीं हुआ, 40 पे हो गया, तभी तो हम क्या करते हैं, देखो हीट ट्रांसफर को चेक कर गई तो हम ऐसी दवाइयां बनाते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे खराब ना हो। क्योंकि अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे खराब होगी तो हम क्या करेंगे, उस दवाई को लगभग 25-30 डिग्री तक प्रोवाइड, इतना थोड़ा एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में 30-40 डिग्री भी चला जाता है, सर्दियों में कम भी हो जाता है। तो सब एक टेम्परेचर रेंज को हीट को ट्रांसफर करके मैनेज करके बताते हैं कि कोई दवाई हमारी कब तक कितनी स्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे पता चलती है। तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गई, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सबके बेसिस पे क्या कैसे काम करता है। तो ये था फूरियर्स लॉ कंप्लीट। आई होप आपको फूरियर्स लॉ की सारी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो हीट ट्रांसफर है इसका एक लास्ट टॉपिक रह गया, उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बाकी हीट ट्रांसफर को हम स्टेरिलाइजेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर माइक्रोब्स लगे हुए हैं, तो उसको कैसे हम किल करें, तो उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मटेरियल है, वो भी खराब ना हो और सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाएं, ये चीज़ को चेक कर सकते हैं। उसके बाद कितना क्या है, जैसे ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन हो गए, इन सब में हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, कितनी हीट ट्रांसफर करनी है। कोई चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं तो ओवर हीटिंग ना हो जाए, कम हीटिंग ना हो जाए। भाई देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा आगे एनालिटिक टेक्निक आने वाली है, मतलब मोस्टली हर तरफ ही आपका हीट ट्रांसफर का इस्तेमाल होता ही होता है। और लास्ट में एप्लीकेशन फूरियर्स लॉ इनके लिए लिखनी है, तो आप एवापोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, इन सब में भी आपका हीट ट्रांसफर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे फंडे आपको यहाँ पे आने चाहिए, जो यहाँ पे इजीली आप लोग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो देखो अब यहाँ पे क्या है ना, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंपल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है हीट ट्रांसफर इन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई थी, बस क्या है कि अगर वैसे एग्जाम में ये नहीं आता है मोस्टली, क्योंकि एग्जाम में क्या है, फूरियर्स लॉ आता है, वो आता है, और हीट एक्सचेंजर्स के बारे में आता है। तो अगर ये आता है तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको मैकेनिज्म बताए थे, कंडक्शन का भी बताया था, कन्वेक्शन का भी बताया था, रेडिएशन का भी बताया था, वही सेम फंडा यहाँ पे आने वाला है। बस मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं कंडक्शन के बारे में। तो वही था कि कंडक्शन में कोई भी हमारा मटेरियल हायर से लोअर रीजन की तरफ मूवमेंट करता है, टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर 2 यानी कि हाई से लो की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और उसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको बताया था कि कैसे सारा कुछ मूवमेंट हो रहा है, और इसका जो मैकेनिज्म है वो हमारा फूरियर्स लॉ पर डिपेंड करता है। फूरियर्स लॉ कैसे क्या है वो सारा फंडा मैंने आपको बता दिया, तो वो आप इसके अंदर एडअप कर देना, आपका सारा काम हो जाएगा। बस इसमें एक हमारी नई चीज़ है, वो यहाँ पे जाननी पड़ेगी कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो इस तरह हम और डिसाइड कर सकते हैं कि देखो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, ऊपर हमारा आता था ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पे आ गया हमारा सिंपल ड्राइविंग फोर्स, और नीचे हमारा आ जाता है रजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाता है रजिस्टेंस आ जाता है। अब ये चीज़ एक्चुअल में है क्या, तो जैसे हमारे ये मान लो पार्टिकल्स थे, कंडक्शन जब हम कर रहे थे, क्योंकि कंडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब पार्टिकल थे तो हमारा क्या है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, वो मूवमेंट यहाँ हो रही थी, इसका बढ़ा, देन यहाँ हुई, इसका बढ़ा, देन हमारी यहाँ हुई, इस तरह से हमारी मूवमेंट चल रही थी। सिंपल सा फंडा है। अब ये जो मूवमेंट है वो हमारी टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड थी कि टेम्परेचर हमारा कितना हाई है। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ये जितना हाई होगा उतनी अच्छे से हमारी हीट ट्रांसफर होगी। तो ड्राइविंग फोर्स सिंपल हमारा क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, या और भी जो चीज़ें हो गई, एरिया वगैरह, वो हमारा होता है ये ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस क्या है, अब आपको पता है कि जब भी इधर से जाता है, तो जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, थोड़ी बहुत हमारी हीट लॉस होकर एनवायरनमेंट में चली जाती है। अब जैसे हम कढ़ाई गर्म कर रहे होते हैं, तो कढ़ाई मान लो यहाँ पे क्या है कि जितनी हीट हमारी इस जगह जा रही है, उतनी कंप्लीट हीट हमारी यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। हीट पहुँच रही है, लेकिन थोड़ी बहुत हीट क्या है, हमारी एनवायरनमेंट में भी जाती जा रही है, थोड़ा बहुत इधर लूज होता जा रहा है। तो ये जो हीट लॉस हमारी हो रही होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस क्या है एक्चुअल में, ये वो है जो हमारी हीट को रजिस्ट कर रहा है, यानी कि रोक रहा है, और ड्राइविंग फोर्स क्या है, जो हमारी हीट को बढ़ा रहा है। तो इस तरह हमारे ये हीट ट्रांसफर वाला पूरा फंडा यहाँ चलता रहता है। बहुत ही सिंपल कंडक्शन का था, वही सारी बात है जो पहले बात की थी, वही आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी। देन कन्वेक्शन में भी आपको सेम पढ़ना पड़ेगा कि कन्वेक्शन में हमारा पानी किस तरह हो रहा है, ये गर्म होता जा रहा है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसमें बस एक बात और याद रखना जो एग्जाम में आ जाती है, कंडक्शन हमारी दो तरह की होती है,
एक हमारी होती है नेचुरल कन्वेक्शन, एक हमारी होती है फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब मैंने आपको बाल्टी का बकेट का एग्जांपल दिया था कि मान लो ये मेरी वो लगी हुई है, रॉड लगी है और पानी गर्म हो रहा है। अब पानी क्या है, इस लेवल तक तो इजीली गर्म हो रहा है इसकी मदद से, लेकिन ये नीचे वाले लेवल पे गर्म नहीं हो पा रहा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मोटर लगा दी, या मैंने क्या किया एक्सटर्नली मग्गे का यूज करके मैंने इस पूरे पानी को मिक्स करता चला गया साथ के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, जिससे क्या हो रहा है, पानी मेरा मिक्स हो रहा है अच्छे से, और जब मिक्स हो रहा है तो मेरी हीट क्या करेगी, यहाँ से हीट होना और शुरू हो जाएगी। तो सिंपल क्या है कि नेचुरल कन्वेक्शन वो है कि पानी हमारा जो हल्का हो गया, यानी कि जो हॉट वाटर है वो हमारा हल्का हो गया, तो वो ऑटोमेटिक ऊपर आ गया, कोल्ड वाला नीचे चला गया और टोटल हमारा गर्म होता जा रहा है। तो इस तरह काम कर रहा था। लेकिन जो फोर्स क्या है कि मैंने इनको थोड़ा सा क्या कर दिया, किसी मोटर लगा के इनको मिक्सिंग शुरू कर दी, पानी को मूवमेंट शुरू कर दिया, और जब पानी का मूवमेंट होता है तो हीट ट्रांसफर हमारा बढ़ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन। क्योंकि यहाँ पे भी मूवमेंट ही हो रहा है, हॉट वाटर अपने आप ऊपर जा रहा है, कोल्ड वाटर अपने आप नीचे आ रहा है, क्योंकि इनकी डेंसिटीज में फर्क है। हॉट वाटर हल्का होता है तो ऊपर जा रहा है, कोल्ड वाटर भारी होता है तो नीचे आ रहा है। लेकिन फोर्स कन्वेक्शन में क्या है कि इस प्रोसेस को, जो ये हल्के वाला ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो रहा था, इसको करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, किसी एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो इस वाले यानी कि जो पानी वाले नीचे का उसको ऊपर भेज रहा है, और ऊपर जाके वो यहाँ पे गर्म हो रहा है और देन नीचे आ जा रहा है, नीचे आके फिर जो ठंडा नीचे आ गया वो देन ऊपर जा रहा है। इस तरह हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को फोर्स कर रहे हैं, यानी कि जो ये हीटिंग हो रही है इसको हम फोर्स कर रहे हैं कि भाई ज्यादा हीटिंग हो, जल्दी जल्दी हीटिंग हो। और इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, क्यू, यहाँ पे क्या है, व्हाइट कलर, ये Q इज इक्वल टू H.A.डेल्टा टी। तो यहाँ पे Q हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, H हमारा एक कॉफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे, कितना क्या है, A हमारा एरिया ऑफ हीट एक्सचेंज कितने एरिया में चाहिए, और T हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो सारा कुछ सेम है, कुछ भी आपको यहाँ फर्क करने की जरूरत नहीं है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, जो हमारे ड्रायर आएंगे नेक्स्ट में, ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइड बेड ड्रायर, इन सब में इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी एक हमारा फोर्स सर्कुलेशन एक्सचेंजर है जो आगे आएगा, उसमें भी कन्वेक्शन हमारे यहाँ पे लगता है, ठीक है। उसके बाद हीट स्टरलाइजेशन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी थर्ड हमारे यहाँ पे रेडिएशन वाला आ रहा था। तो रेडिएशन में तो आपको बताया कुछ करना ही नहीं था, वही सारा फंडा था कि यहाँ पे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक हीट हमारी इधर से उधर ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे, हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें क्या है, हाँ ये हमारा रेडिएशन वाला हो गया, एक मिनट। तो ये रेडिएशन हो गया, इसका फॉर्मूला देख लेना, Q इज इक्वल टू यहाँ सिग्मा डॉट ई, यहाँ इस एप्सिलॉन है, डॉट ए और डॉट टी है। तो ये हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया जो हमारा सिग्मा हो गया यहाँ पे। ये एमिसिटी ऑफ मटेरियल है, यानी कि कोई मटेरियल कितने ज़्यादा एमिट कर रहा है, कितने रेडिएशन को एमिट कर रहा है, जितना ज़्यादा एमिट करेगा उतनी अच्छी उसकी हीट ट्रांसफर होगी। और लास्ट टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। तो ये सारी बातें हमारी इस पर डिपेंड करती है। एप्लीकेशन क्या है, जो माइक्रोवेव होते हैं ना, जिनमें हम खाना पीना गर्म करते हैं, उनमें रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेव निकलती है और वो सब खाने को गर्म करती हैं, काफी जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैकेजिंग सब्सटेंस होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनको रेडिएशन करके इस्तेमाल करते हैं। बाकी एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम का एक टर्म आता है। देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, रियल लाइफ में तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको मैंने कम ही कराया है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसी चीज है जो जितना मर्जी आते जाओ वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या है, ऑल द लाइट विच स्ट्राइक ऑन इट सरफेस, उस सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो ये एक कोई भी ब्लैक ऑब्जेक्ट है, तो जितनी भी रेडिएशन आएगी ये सारी की सारी रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। जैसे ब्लैक होल आप लोगों ने देखा होगा, कुछ उसी टाइम का ये टर्म होता है। बाकी विंटर्स में मेनली आपने देखा होगा कि जैसे कपड़े सुखाना हो, छत में आप लोग बैठ के गर्मी लेते हो, कपड़े सुखाने के लिए बाहर डाल दिया, लेक का पानी, ये सारा का सारा हमारा क्या है, रेडिएशन वाले फंडे पे काम करता है। तो रेडिएशन भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप आपको ये पूरा फंडा सब कुछ क्लियर होगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, हीट इंटरचेंजर्स एंड हीट एक्सचेंजर्स के बारे में। अब इसमें क्वेश्चन मेनली पता है कैसे आता है, हीट इंटरचेंजर्स के ऊपर तो नहीं आता। जो हमारे हीट एक्सचेंजर्स हैं इसमें हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, एक है शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर। तो जो शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर है इसी को 2 and 4 शेल ट्यूब एक्सचेंजर बोलते हैं। इसी के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आता है और ये आपको 10 नंबर में भी लिखना पड़ेगा। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंटरचेंजर्स और एक्सचेंजर्स होते क्या है और इनमें फर्क हमारा क्या होता है। तो देखो हीट आप लोग जानते हो कि भाई हीट और हमारा पूरा हीट ट्रांसफर हो रही थी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। तो यहाँ पे जो हीट इंटरचेंजर्स और एक्सचेंजर्स,
ये एक्चुअल में हमारी कुछ मशीन्स होती हैं, और ये मशीन क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? हमारे मटेरियल को गर्म करने के लिए। अब नॉर्मल जैसे देखा जाए, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट ए है और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस वाले ए ऑब्जेक्ट में मैंने गर्म कोई स्टीम या कुछ भी भर दिया। अब ये जो ए ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, अपनी इस हीट की मदद से इस बी वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, गर्म कर देगा। तो ये जो फंडा हमारा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक किसी ऑब्जेक्ट की मदद से दूसरे को हम गर्म कर रहे हैं, इसी को हम हीट इंटरचेंजर्स और एक्सचेंजर्स बोल देते हैं। अब इंटरचेंजर एक्सचेंजर में क्या फर्क है? इंटरचेंजर होता है कि जैसे हमारा कोई भी सिस्टम है एक है, तो उसी सिस्टम के अंदर, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा एक ब्लॉक है, यानी कि ये पूरा है ना, ये हमारा यहां से लेके यहां तक एक ब्लॉक है, यानी कि ये पूरा एक सिस्टम है। अब इसी सिस्टम के अंदर क्या है कि मैंने क्या किया, यहाँ पे पढ़ दिया हॉट वाटर, ये आपको दिख रहा होगा इधर, ये हमारा हॉट है। अब भाई हॉट है इसीलिए ऊपर है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे कोल्ड है, यानी कि ये हमारा क्या है, ठंडा है यहाँ पे पानी। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो ठंडा हमारा पानी है ये गर्म है, तो अब एक ही सिस्टम में क्या होगा, ये गर्म वाला अपनी हीट को ट्रांसफर करेगा इधर, अपनी हीट को इधर ट्रांसफर करेगा, आपको पता है, और ये आपस में क्या है, मिलकर क्या करेंगे, ये कंप्लीट, यानी कि ये दोनों ही हमारा क्या हो जाएगा, एंड में हॉट वाटर बन जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्राम दिख रहा होगा अगर, तो ऊपर ये हॉट था, नीचे कोल्ड था, धीरे धीरे इनमें क्या होगा, इंटरचेंज शुरू हुआ, यानी कि हॉट वाला कोल्ड में, और इस तरह हमारी हीट ट्रांसफर होना शुरू हो गई, और फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिले कि दोनों ही हमारे मीडियम गुनगुना पानी हो गया। वही नॉर्मल पानी, आप लोग पानी गर्म कर रहे हो, लेकिन आपने देखा कि भाई वो इतना गर्म है कि आप उसको पी नहीं सकते, आपने इसमें थोड़ा ठंडा पानी लाया, वो नॉर्मल पानी बन गया। नॉर्मल पानी आप आराम से ड्रिंक कर सकते हो। इस तरह हमारे यहाँ पे हीट ट्रांसफर होकर दोनों ही हमको यहाँ पे क्या है, ये हॉट मिल जाता है। तो ये हमारे थे इंटरचेंजर्स। ठीक है, अब ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते, हमारे सिलेबस में मेनली क्या है, एक्सचेंजर्स के बारे में बात की गई है। बाकी इसके एग्जाम्पल हमारे क्या है, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर्स, एयर प्री हीटर्स, और ये बेसिकली कैसे में काम आते हैं, जैसे मान लो कहीं पर है, जैसे जब हमारी मशीन्स वगैरह चलती हैं, बहुत जगह चलती हैं, उस तरफ हीट हमारी जनरेट होती है। अब वो हीट हमारी बेकार हो जाएगी, कोई काम तो है नहीं, तो जो हीट हमारी जनरेट हो रही है, हम उसी हीट का इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने किसी नए फ्रेश वाले पानी को गर्म कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बेस्ट हमारी हीट हो रही थी, जो बेस्ट वाटर हो रहा, मान लो गर्म या कुछ भी बेस्ट हो रहा था, उसका इस्तेमाल कर लिया हमने अपनी चीज़ को गर्म करने के लिए। तो ये हमारा हीट इंटरचेंजर्स कहलाता है, और ये इसका फायदा होता है। अब एक्सचेंजर देखा जाए तो एक्सचेंजर्स क्या है, डेफिनेशन भी देख लो, दीज आर दोज डिवाइस विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर विद इन द सेम सिस्टम, यानी कि एक ही सिस्टम के अंदर हमारे ये पूरा फंडा चल रहा है। हीट एक्सचेंजर्स क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है हीट का, वो दो अलग अलग सिस्टम के बीच में होता है, यानी कि यहाँ पे कोई एक सिस्टम नहीं है, दो अलग अलग सिस्टम के बीच में हो रहा है। बाकी ये ठंडा और गर्म दोनों ही करने में हमारे काम आ जाता है। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, ये मान लो हमारा एक सिस्टम है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक सिस्टम है हमारा, ठीक है, ये रेड कलर में। अब इसके बीच में हमने एक सिस्टम और लगाया जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा। अब इसमें हमने यहाँ पे भर रखा है, ये हमारा है ठंडा पानी, कोल्ड वाटर है, और ये हम दोनों तरफ से क्या है, इधर से और इधर से, ये पूरे में हमारा गर्म पानी भरा हुआ है, यानी कि हॉट वाटर बोल दो या हॉट स्टीम बोल दो, जो हमारी यहाँ पे भरी हुई है। अब आपको पता है कि इनके बीच में हमारा ये कोई भी इंसुलेटेड मतलब अलग सिस्टम है। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो हमारी हीट है, ये हीट क्या करेगी, अपने हीट को इसके अंदर ट्रांसफर करेगी, इधर से इसके अंदर ट्रांसफर करेगी, और जब इधर से हीट को इधर ट्रांसफर करेगी तो ठंडा पानी है, ये भी तो हमारा गर्म होगा ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो गर्म पानी है या गर्म जो हीट है, वो हमारी ठंडे वाले लिक्विड या फ्लूइड को भी गर्म कर देती है, और यही पूरा फंडा हमारा हीट एक्सचेंजर कहलाता है कि एक्सचेंज हो गई हीट हमारी, क्या कर रही है, एक्सचेंज होती जा रही है, इसको ट्रांसफर करती जा रही है, और जो ठंडक है वो हमारी बाहर आएगी, और ठंडक जब बाहर आएगी तो वो हमारे इस स्टीम को, जो गर्म था वो ठंडा हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। ये सारे फंडे आप जब मशीन के बारे में पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अब अगर हमें हीट एक्सचेंजर जो हमारे हैं, इसके एग्जांपल के बारे में बात करें, डायग्राम तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसमें देखो ऊपर और नीचे ये पूरा हमारा गर्म पानी यानी कि हॉट लिक्विड है। बीच में हमने एक अलग से पाइप डाल रखा है, या पूरा एक सिस्टम है जिसमें ठंडा पानी है। तो अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे जैसी मूवमेंट चलती रहेगी, इधर से ये हीट ट्रांसफर होती रहेगी, और बीच वाला जो है ये भी हमारा क्या है, गर्म होता रहेगा। तो ये हीट एक्सचेंजर हो गया। अब ये हमारा बेसिकली 3 टाइप्स का होगा। ये हमारा होता है बेस्ड ऑन दी डायरेक्शन, यानी कि पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो। अब इसको मैं यहीं पे आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लो हमारे जो सिस्टम थे, अब यहाँ पे सिस्टम हमारा क्या चल रहा है कि एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, ये इस तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बीच में ये अलग पाइप है। अब इसमें हमारा ठंडा पानी बह रहा है और इसमें हमारा गर्म पानी बह रहा है।
अब क्या हो यहाँ पे कि मान लो ये जो हमारा गर्म पानी बह रहा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो ठंडा पानी है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब इन दोनों के डायरेक्शन हमारे सेम होंगे इसी को हम यहाँ पे पैरेलल फ्लो बोल देते हैं। यानी कि पैरेलल फ्लो क्या है कि हमारा जो ठंडा पानी है और जो गर्म पानी है दोनों का डायरेक्शन हमारा सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो हमारा हो गया पैरेलल फ्लो। काउंटर फ्लो क्या हो गया, बस डायरेक्शन बदल दो। अब क्या है कि ये जो गर्म पानी है वो मान लो अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो ठंडा पानी है वो इसके अपोजिट चलना चाहिए, एंटी डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो ये हमारा हो गया काउंटर फ्लो हो गया एक्चुअल में। तो ये हमारा क्या हो गया काउंटर फ्लो। अब हमारा आता है क्रॉस फ्लो, तीसरा फ्लो। तो तीसरे फ्लो में क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं नॉर्मल, मान लो कि कोई भी एक चीज़ ले सकते हो, मान लो कि ये मेरा पाइप जा रहा है नॉर्मली, अब इसमें मेरा गर्म पानी जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ये हॉट वाटर जा रहा है, पूरा इसको हॉट जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो कि यहाँ पर जो हमारा ठंडे पानी का पाइप है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगाओ और यहाँ से हमारा पानी जा रहा है, ठंडा वाला जा रहा है, कोल्ड जा रहा है हमारा, ठीक है। तो जब ये कोल्ड हमारा इधर से इधर क्रॉस कर रहा है और इसी टाइम पे क्या हो रहा है कि जो हमारा हॉट है वो भी इसको टच करते हुए जा रहा है, इधर से पूरा इस पाइप को टच करते हुए जा रहा है, इधर से निकल रहा है। तो ये जो हॉट है वो क्या कर रहा है, इस कोल्ड को यहाँ पे गर्म करते हुए जा रहा है। क्या करते जा रहा है, गर्म जा रहा है। तो जब ये हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे होते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे बन गया होगा, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस वाली चीज को हम यहाँ पे क्रॉस फ्लो कहते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमारा क्रॉस फ्लो। तो तीन तरह के हमारे यहाँ टाइप्स के हीट एक्सचेंजर हो सकते हैं, बस लिख दिया आपको बल्क बढ़ाने के लिए, डायग्राम आप खुद बना लेना, यहाँ देख लेना। बाकी अब इसके एग्जांपल देखे जाए तो दो हमारे एग्जांपल हैं। पहला हमारा आता है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, सेकंड आता है शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर। तो डबल पाइप वाला अगर कभी आता है तो इसमें देखो डबल पाइप का क्या मैकेनिज्म चल रहा है कि एक जो हमारा ये सिंपल देखो ये इस तरह हमारा जा रहा है, इसको हम सिंपल दिखाएं तो ये हमारा एक पाइप जा रहा है। अब ये जो पाइप है इसमें हमारा ठंडा पानी पूरा घूमता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो गर्म वाला है वो इसी के इस तरह पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है कि गरम गरम जा रहा है। तो जब यहाँ से ठंडा पानी हमारा इस तरह घूमता हुआ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो जो गर्म है ना वो इसको यहाँ पे गर्म करता जा रहा है, ऐसे गर्म करता जा रहा है। तो इस तरह ये हमारा पूरा फंडा काम आ रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अगर आपको और डिटेल्स में देखना हो तो जो हमारा मतलब पुरानी वीडियोज़ हैं जिसमें हमने डिटेल्स में टॉपिक वाइज बात की थी उनमें आपको ये टॉपिक भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है वो है शेल एंड ट्यूब वाला, तो इसको हम यहाँ पे जो है डिटेल्स में अभी कवर करने वाले हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर्स के बारे में। अब जो शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर्स है, पहली बात इसको 2-4 शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर्स भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपके सामने एग्जाम में या तो शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर आएगा लिख के या फिर आएगा 2-4 शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर, तो एक ही बात है, आप इसको यहाँ पे लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है कि ये हमारा एक वो हीट एक्सचेंजर है जिसमें ट्यूब्स और शेल्स हमारे क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं या पैरेलली हमारे कनेक्ट होते हैं। पहली बात ये हो गई। अब इसका मेनली काम क्या होता है, ये इंडस्ट्री वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये हीट ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो हमारे मटेरियल जैसे मान लो दवाई सिरप कुछ भी है, तो अगर इनको गर्म करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये हो गया मेन फंडा क्या कैसे है। अब समझ लेते हैं कि इससे बना कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, देन इसके प्रिंसिपल वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा आपको दिख रहा होगा, एक ये पूरा हमारा क्या होता है, मान लो कौन का पूरा बेस हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर शेल होते हैं, ट्यूब्स होते हैं और बेफल्स होते हैं, ये तीन हमारी मेन होती है। अब यहाँ पे देखा जाए पहले नंबर पे आते हैं हमारे शेल्स। अब जो शेल हैं वो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा ये आपको रेड कलर में दिख रहा होगा ये हमारे होते हैं शेल, और ये वो है यहाँ पे हमारा गर्म वाला लिक्विड डाला जाएगा। यानी कि एक्चुअल में ये मशीन की तरह ये गर्म लिक्विड डाला जाएगा जो हमारे बाकी के सैंपल को गर्म करेगा। तो समझ गए हमारा ये सेल्स क्या होते हैं, शेल वो हैं जिसमें गर्म लिक्विड यानी कि हॉट जो हमारा लिक्विड था वो इनमें डाला जाएगा। अब ये ना ये आपको दिख रहे होंगे ये हमारे इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ ये चारों पांच हमारे जो कनेक्ट होते हैं आपस में, तो यहाँ 5 बन गए, ये मेनली हमारे 4 होते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम देखो 1 2 3 4, इसीलिए इसको 2-4 शेल एंड ट्यूब बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, 2 से 4 के बीच हमारे सेल होते हैं, या 5 बन गए हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे क्या है 4 शेल प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर हमारा क्या होता है, ये गर्म वाला लिक्विड डाला जाता है और वो गर्म लिक्विड यहाँ से पूरा ट्रांसफर होता रहता है, और ये ट्रांसफर होकर हमारा क्या है इधर से निकल जाता है। यानी कि ये आउटलेट है, ये इनलेट है, यहाँ से अंदर आएगा ये गर्म लिक्विड पूरे में इसमें सब में ट्रांसफर होने के बाद इधर से हमारा बाहर निकल जाता है अपना काम करके। तो ये हॉट लिक्विड के बारे में समझ गए, पहला होता है हमारा शेल। दूसरा हमारा आता है यहाँ पे ट्यूब्स। अब ये जो ट्यूब्स हमारे हैं ये क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर में जो मैंने बनाया है ये हमारे होते हैं ट्यूब शीट, यानी कि एक सीट हो गई। और इसमें क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे ये वाइट वाइट डॉट है ना, ये पानी है, एक तरह से मान लो ठंडा वाला पानी है। तो ये जो ट्रैवल कर रहे हैं
तो ये जो बीच की नली है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्स बोलते हैं। एक तरह से पाइप मान लो कि हमारे ट्यूब्स हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर, ये हमारे यहाँ पे 3-4 ट्यूब्स। वैसे अगर 4 शेल करेंगे तो 3 ट्यूब्स हमारे यहाँ बनेंगे, 1 2 3, ये आपको 3 ट्यूब यहाँ दिख रहे होंगे। तो ये ट्यूब्स हमारे दिख रहा है, सही है, ये ट्यूब्स हमारे यहाँ पे बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेल हो गया, ट्यूब्स हो गया, और ये जो ट्यूब्स हैं ये अटैच होते हैं हमारे ये ट्यूब शीट पे, ये ट्यूब शीट आपको यहाँ दिख रही होगी। फिर हमारे आते हैं बेफल्स। अब बेफल जो ब्लू कलर की मैंने इस तरह की लाइन लगा दी है ना बीच में, ये हमारे होते हैं बेफल्स होते हैं। तो ये 3 यहाँ मेन हो गए। बाकी ये हमारा होता है ठंडे पानी के लिए इनलेट, यहाँ से हमारा पानी ठंडा आएगा, वो यहाँ से ट्रांसफर करेगा और इधर से हमारा बाहर निकल जाएगा गर्म होके। सिंपल फंडा, अंदर आया यहाँ से इधर तक ट्रेवल किया, और इधर से जब ट्रेवल करेगा इधर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी बीच में ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, और हीट लेने के बाद इधर से गर्म होकर बाहर निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, आए भैया चलते जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे चलते चले जा रहे हैं और हम गर्म होते हुए यहाँ से बाहर निकल जा रहे हैं। इस तरह ये हमारा फंडा यहाँ चलता रहता है। तो ये 3 चीज़ें आपके सामने यहाँ पे हो गई। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में कि ये एक्चुअल में डिपेंड कैसे करता है। तो ये जो हम आपको बताया हीट एक्सचेंज है, ये सब हमारे हीट ट्रांसफर के एग्जांपल है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि ये हमारे हीट ट्रांसफर के उस पर मतलब डिपेंड करते हैं कि जब हमारा ठंडा पानी यहाँ से निकलता है उस टाइम गर्म पानी ऊपर से आ रहा है, तो वो गर्म पानी क्या कर रहा है, ठंडे पानी को अपनी हीट ट्रांसफर कर देता है। टच होगा भाई, इनको टाइम मिलेगा, तो हीट ट्रांसफर करके ये जो ठंडा पानी है वो अपने आप को गर्म पानी में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये इनका सिंबल द प्रिंसिपल है। बाकी ये भी है कि हीट ट्रांसफर पर ही मतलब डिपेंड करता है, यहाँ पे एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड में अपने हीट को ट्रांसफर कर देता है। अब इसके वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं, अब यही समझ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम बाद में देखेंगे। तो अब वर्किंग यहाँ पे कैसे क्या चलती है, सिंपल फंडा, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो गर्म वाला पानी हीट है वो यहाँ पे डाल देनी है। जब आप यहाँ हीट को डाल दोगे तो इसमें पूरे में गरम गरम भर गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम, अब आपका जो ठंडा लिक्विड है, कोल्ड लिक्विड है, उसको आप यहाँ पे एंटर करा दोगे। जब यहाँ पे एंटर करा दोगे देन इसके बाद इसको मूवमेंट कराना शुरू करोगे, तो एंटर हो जाएगा भाई, जाने के बाद कहीं तो जाएगा ना। तो जैसे ये ट्यूब सीट है हमारा, क्या करेगा, जो गर्म है वो यहाँ से इधर मूवमेंट करना शुरू कर देगा, और जब वो यहाँ से मूव करेगा तो इधर से ट्रांसफर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगे हुए बेफल्स। अब ये बेफल्स का काम एक्चुअल में क्या होता है, आपको सोचना है कि बेफल्स ये जो बीच में लगे ये क्यों लगे हुए हैं। तो जब हमारा लिक्विड आया और लिक्विड इस तरह यहाँ पे लगेगा, मैं कलर दूसरा दिखाता हूँ, हाँ मान लो ये है। तो जब हमारा ये यहाँ से इस तरह आया और जब इधर आएगा तो यहाँ पे आने के बाद देखो इस एरिया में पूरा, अगर मैं आपको थोड़ा ब्रश करके दिखाऊं, मान लो इस तरफ हमारा पूरा आएगा, तो जब इधर आएगा ना वो यहाँ आके इस बेफल्स के साथ टकराएगा। दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस बेफल्स के साथ आके टकराएगा, और जब बेफल्स के आके टकराएगा, जैसे इधर से घुसा वो इधर बेफल्स पे टकराया, इधर घुसा इधर टकराया, तो इनमें टर्बुलेंट क्रिएट होगी। टर्बुलेंट क्रिएट होगी, ऊपर इधर चला गया, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से जाएगा, फिर इधर आएगा, इससे टकरा के इधर आ गया, फिर यहाँ जाएगा इधर टकराएगा, और ऐसे करते करते वो हमारा यहाँ से इधर बाहर निकल जाएगा। तो जब इसके अंदर लिक्विड डाला जा रहा है, ये डाला जा रहा है, तो इनमें क्या है, जो बेफल्स है वो इसमें टर्बुलेंट क्रिएट कर रहे हैं, और टर्बुलेंट क्रिएट करके क्या होगा कि यहाँ पे मूवमेंट है वो हमारी तिगड़म ऐसे तरह हो जाएगी। और मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि अब जो हीट ट्रांसफर है, जैसे आपने जो एवापोरेशन पढ़ा था, सॉरी कन्वेक्शन पढ़ा था, कन्वेक्शन में आपने फोर्स कन्वेक्शन पढ़ा था। फोर्स कन्वेक्शन में क्या हो रहा था कि यहाँ पे फोर्स कर रहे थे हम इस चीज को और ज्यादा मूवमेंट करने के लिए, कि जैसे मान लो जो हमारा पार्टिकल गर्म होता जा रहा है वो आगे जाए, ठंडा और पीछे रुके, तो इस तरह इनके मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आप और भी लिख सकते हो कि जो हमारा हीट ट्रांसफर है यहाँ पे, वो हीट ट्रांसफर के साथ साथ एक तरह से आप कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों यूज हो रहा है। क्योंकि भाई कंडक्शन क्या है, अब ये जो है इनके बीच में क्या है, एक सिस्टम लगा हुआ है, तो उसके थ्रू हमारा कंडक्शन से पार हो रहा है। बाकी हीट जो गर्म हो रही है हमारा वाटर, वो कन्वेक्शन पे पार हो रहा है। तो इस तरह हमारे कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों पे काम आता है, इसीलिए इसको सिंपल आपको प्रिंसिपल में हीट ट्रांसफर ही लिख देना है कि हीट ट्रांसफर पे काम आता है। और इस तरह ये बेफल हमारे टर्बुलेंट क्रिएट कर रहे हैं, और इस तरह जाते जाते हमारा जो लिक्विड है वो पूरा गर्म होकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। और जो स्टीम है, अब भाई स्टीम भी तो अपना काम कर रही है, तो वो अपनी हीट को यहाँ पे जब छोड़ती चली जा रही है तो स्टीम ठंडी होती जा रही है। तो स्टीम बाद में क्या है, सॉरी जो हॉट लिक्विड या स्टीम हम इसको बोल सकते हैं, जो है वो बाद में इधर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह ये पूरा फंडा हमारा चलता रहता है और लिक्विड हमारे यहाँ पे गर्म होता रहता है। तो आई होप ये पूरा सिस्टम आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हमारे ये काम करता है। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपको यहाँ 2 for शेल एंड ट्यूब ये लिख देना, इसके बारे में ये डायग्राम बना देना, फिर इसका कंस्ट्रक्शन लिख देना। शेल होते हैं यहाँ पे 4 शेल हो गए, ट्यूब्स बीच में 3 आ गए, ट्यूब शीट लगी होती है जिनसे
अटैच होते हैं। उसके बाद यहाँ से दो इनलेट हो गए, एक हमारा हॉट लिक्विड के लिए इनलेट, एक कोल्ड लिक्विड के लिए इनलेट, दो आउटलेट हो गए, एक जो गर्म ठंडा पानी गर्म हो जाएगा उसके लिए और जो हॉट लिक्विड डाला उसके लिए। तो ये आपके लिए हो गए 4 इनलेट हो गए। उसके बाद ट्यूब्स हो गए और बेफल्स बीच में लगे हैं जो टर्बुलेंट क्रिएट कर देंगे, जिससे मिक्सिंग हमारी अच्छी होगी और हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये काम सारा हो गया। प्रिंसिपल हमारा हीट ट्रांसफर पे है और वर्किंग क्या है, हम यहाँ से सबसे पहले हॉट लिक्विड को भर लेंगे पूरे में, उसके बाद यहाँ से ठंडे लिक्विड को भर लेंगे। जब ये ट्रांसफर होगा तो बेफल्स के थ्रू इनमें टर्बुलेंट भी क्रिएट हो जाएगा और ये अच्छे से हमारी यहाँ पे पूरा मूवमेंट होगा और इसी दौरान जो हॉट लिक्विड है वो अपनी हीट को कोल्ड के पास ट्रांसफर करता रहेगा और हमारा जो कोल्ड लिक्विड है वो यहाँ पे गर्म हो जाएगा। ये सिंपल सा फंडा था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम सिंपली अगर बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट हम ले लेते हैं। बाकी इसके बारे में बस थोड़ी बहुत वही बातें लिखनी होगी आपको, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो ये पूरा जो मैंने आपको लिखा ना वही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट अगर इसके फायदे नुकसान के बारे में बात करें तो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इजी मेंटेनेंस है, ट्रांसफर हीट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इसके अंदर, अच्छी ट्रांसफर हो जाती है और इसके अंदर प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है सूटेबल फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन, क्योंकि टर्बुलेंट इस तरह करके जो बेफल्स है वो प्रेशर क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प कर देते हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा महंगा होता है। ये महंगा क्या होता है भाई, क्योंकि भाई इसमें इतना कुछ होता है, डबल सेल होता है तो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। क्लीनिंग, ट्यूब क्लीनिंग, अब जो ट्यूब इनमें जा रहा है उनको साफ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद इनमें चांस है, क्योंकि लिक्विड का सारा है, तो अगर इसमें मेटल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो जंग लगने के चांस हो जाते हैं, कॉरोजन के रिस्क हो जाते हैं। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो हमारा सिंपल है कि क्या क्या फायदे देता है। तो हीट ट्रांसफर में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, मिक्सिंग करनी हो किसी की, ब्लेंडिंग मिक्सिंग दोनों एक ही बात होती है, उनमें हेल्प करेगा। उसके बाद अगर स्टरलाइज कोई एप्लीकेशन करनी है तो उसको भी हेल्प करेगा, क्योंकि गर्म स्टीम से हम स्टरलाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद किसी को ठंडा भी अगर हमें करना है तब भी हम इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी और जो रियल लाइफ में, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स में तो ये इस्तेमाल हो गए दवाई बनाने में, रियल लाइफ में क्या है, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, यानी कि जो क्रूड ऑयल होता है उसको बार बार हॉट गर्म एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनके एक्स्ट्रा चीज़ों को हम उड़ा के जो मेन कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालते हैं। ये एवोपरेशन में आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसके बाद रिएक्टर कूलिंग एंड हीटिंग, जो रिएक्टर जो गर्म होते हैं, आपने सुना होगा लिक्विड कूल इंजन, जैसे हमारी बाइक MT-15 है उसमें भी यही है। तो उसमें क्या है, लिक्विड कूलिंग इंजन क्या करता है, ये एकदम उस पूरे इंजन को ठंडा करने का काम करेगा। कैसे करता है, तो यहाँ पे क्या है, जो ठंडा वाला लिक्विड है, जैसे मान लो ये इंजन है और इसके ऊपर क्या होगा, जो ठंडा वाला लिक्विड होगा हमारा, चलो यही मान लो, तो ये ठंडा लिक्विड क्या करेगा, अपने आप को इसकी ठंडक प्रोवाइड करेगा और ये इंजन को ठंडा करता है। इस तरह ये हमारा रिएक्टर कूलिंग, हीटिंग, इंजन कूलिंग सिस्टम, देखो यही है, इन सब में भी हमारा काम आता है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी पहली बार इस तरह सारा कुछ आपको पढ़ाया है, ये थोड़ा सिस्टम अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको तब समझ आ रहा है, तो आप कमेंट करके बोलिए और जल्दी वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। यही सब में थोड़ा लगे हुए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी एवोपरेशन के ऊपर, और ये अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट करके बताओ, हम इसी तरह आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी आप हीट ट्रांसफर को किस तरह डिफाइन कर सकते हो वो कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और इसकी जो PDF है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर, अपना भी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।